नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम राजस्थान भूगोल का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक करेंगे। इसके अंतर्गत 411 एमसीक्यू करेंगे। इन 411 एमसीक्यू में पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेंजिया क्या था? पेंजिया क्या था? पेंजिया एक महाद्वीप था। पेंजिया के चारों ओर कौन सा महासागर था? पेंजिया के चारों ओर पेंथालासा महासागर था। पेंजिया को दो भागों में विभाजन हुआ था, वो कौन कौन से थे? पेंजिया के दो भागों में विभाजन था, वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे। अंगारा लैंड किस दिशा में स्थित था? अंगारा लैंड उत्तर दिशा में स्थित था। गोंडवाना लैंड किस दिशा में स्थित था? गोंडवाना लैंड दक्षिण दिशा में स्थित था। अर्थात पेंजिया जब दो टुकड़ों में टूटा तो उसका उत्तरी भाग तो अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। राजस्थान में किनके अवशेष पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारे यहाँ पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश और दूसरा भाग आता है इसका हाड़ौती पठार अर्थात दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती पठार। ये दोनों जो भाग है ये प्राचीनतम भाग है। प्राचीनतम भाग है। ये किससे बने हैं? प्रायद्वीप के पठार के हिस्से हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है पठार का भाग है दोनों। इसी तरह अगर मैं टेथिस सागर से बात करूं तो टेथिस सागर के भी दो अवशेष हैं। एक तो मरुस्थल है हमारा तार का मरुस्थल, एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों नवीनतम हैं। ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान के हिस्से हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में किसने विभाजित किया था? राजस्थान को सबसे पहले 7 भागों में वीसी मिश्रा ने विभाजित किया था। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया था? वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सा वीसी मिश्रा का विभाजन नहीं है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश वीसी मिश्रा का विभाजन है। अर्ध शुष्क प्रदेश भी वीसी मिश्रा का विभाजन है। नहरी प्रदेश भी वीसी मिश्रा का विभाजन है। तटीय प्रदेश नहीं है। इसके अलावा अगर वीसी मिश्रा के और दूसरे विभाजन देखें तो है कि हमारा अरावली प्रदेश, एक है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, एक है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, एक है चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है, हो गए टोटल 7 वीसी मिश्रा के वजन। अगला क्वेश्चन है हरि सिंह सक्सेना। हरि सिंह सक्सेना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हरि मोहन कर लेना इसको। हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया? इन्होंने कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सा भाग हरि सिंह सक्सेना के विभाजन में शामिल है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हरि मोहन सक्सेना के विभाजन में शामिल है। तटीय प्रदेश नहीं है, द्वीपीय प्रदेश नहीं है, हिमालय प्रदेश नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। इसके अलावा इनके जो बाकी 3 विभाजन है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। निम्न में से कौन सा भाग शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लो। निम्न में से
यहाँ लिख लो हरिमोहन सक्सेना विभाजन में, हरिमोहन सक्सेना विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो हरिमोहन सक्सेना विभाजन में कौन सा भाग शामिल नहीं है? अभी हमने देखा अरावली पर्वतीय प्रदेश शामिल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश शामिल है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश शामिल है। कौन सा नहीं है? पश्चिमी तटीय प्रदेश शामिल नहीं है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अगर लास्ट थर्ड की बात करूं तो लास्ट थर्ड अपना कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो पहले पे तो हमारा सबसे प्राचीन तो कौन सा आ गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर लास्ट सेकंड सबसे प्राचीन कौन सा आ गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और थर्ड प्राचीन कौन सा आ गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और फोर्थ प्राचीन या नवीनतम बोल सकते हो मरुस्थलीय प्रदेश। अर्थात अगर इनको क्रम से जमाया जाए तो सबसे लास्ट में मरुस्थलीय प्रदेश था, उसके पहले हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके पहले हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और सबसे लास्ट में सबसे पहले जो बना था स्टार्टिंग में वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतमाला किस युग की है? अरावली पर्वतमाला कौन से युग की है? प्री कैम्ब्रियन युग की है। क्रेटेशियस युग की बात करूँ तो यह है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हमारा क्रेटेशियस युग का है। मरुस्थलीय प्रदेश किस युग का है? मरुस्थलीय प्रदेश प्लाइस्टोसिन, इसको प्लाइस्टोसिन प्रारंभिक नहीं उत्तर है, और प्लाइस्टोसिन प्रारंभिक, इसको प्लिस्टोसिन भी बोलते हैं। प्लिस्टोसिन प्रारंभिक की बात करूं, प्लिस्टोसिन प्रारंभिक में किसका निर्माण हुआ था? इसमें हुआ था पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 23% है, और 61% किसका है? मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 9%, और 6.89% किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना है? मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है 60% क्षेत्रफल पर। 10% जनसंख्या प्रतिशत किसका है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। 11% किसका है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। 39% किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। 0 से 40 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? मरुस्थल में, मरुस्थलीय प्रदेश में। चालीस से 60 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश पर। 60 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदानी प्रदेश में। सबसे कम वर्षा किस प्रदेश में होती है? मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है, अभी देखा हमने। 60 से 80 सेंटीमीटर से वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है? 60 से 80 सेंटीमीटर किस में देखा हमने? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। गोंडवाना लैंड के अवशेष किस प्रदेश में मिलते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गोंडवाना लैंड के प्रदेश के अवशेष कौन कौन से हैं हमारे? अरावली और पठारी प्रदेश। जो मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश है किसके बताया था मैंने? तैतीस सागर के अवशेष बताए थे। लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में वनों की उपस्थिति थी? लगभग 7000 वर्ष पूर्व। 7000 वर्ष पूर्व अगर मैं बात करूं तो वो प्लिस्टोसिन हिमयुग था। प्लिस्टोसिन हिमयुग में, जहाँ पे आज मरुस्थल है वहाँ पे क्या हुआ करते थे? वन हुआ करते थे। वर्तमान में वो क्षेत्र किस रूप में है? अर्थात वो क्षेत्र मतलब जहाँ पे अभी जहाँ पे पहले वन हुआ करते थे वो क्षेत्र वर्तमान में किस रूप में? मरुस्थल के रूप में है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार हमारा भारत के अंतर्गत है। थार मरुस्थल किन राज्यों में फैला है? थार मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में फैला हुआ है।
थार मरुस्थल का लगभग कितना भाग राजस्थान में है? थार मरुस्थल का लगभग 62% भाग राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16 है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऊपर हमारा गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डिडवाना और यहाँ पे अपना ब्यावरा। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 और बच्चे हमारे, 4 हमारे इधर हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये 13 नंबर, 14 नंबर, ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। तो 16 जिले हो गए हमारे मरुस्थल के। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय जिला है? बीकानेर है। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है? कोटा। अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 17 है। जबकि मरुस्थलीय जिले कितने बताए मैंने? 16। तो एक कौन सा जिला है वो जो मरुस्थल के पश्चिम, अरावली के पश्चिम है पर मरुस्थलीय जिला नहीं है? वो है हमारा सिरोही। सिरोही जिले के संबंध में कौन सा कथन सही है? मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, बिल्कुल गलत है। अरावली के पूर्व में, बिल्कुल गलत है। अरावली के पश्चिम में है पर मरुस्थल नहीं है, बिल्कुल सही है। पूरी तरह पठारी क्षेत्र है, बिल्कुल गलत है। मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है? राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर रेगिस्तान, इसको 2/3 भी बोलते हैं, 2/3 भाग पर। राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 1.11 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा मरुस्थल है ये 2 भागों में बटा हुआ है, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क का है 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, अर्ध शुष्क का है 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। थार मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर। थार मरुस्थल के दक्षिणी भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? 150 मीटर। दोस्तों ये जो ऊंचाई की बात कर रहा है ना, ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा है। पिछले 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड कहाँ गिरे हैं? थार मरुस्थल में। थार का मरुस्थल विश्व में किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल किस प्राचीन मरुस्थल का भाग है? ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? कोयला व पेट्रोलियम। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल। मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। चीनी यात्री हेन सांग ने इस क्षेत्र को क्या कहा है? गुजरातरा। मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? मरुस्थल का विस्तार क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है, या इसको बोल सकते हो आप रेगिस्तान का मार्च। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जैसलमेर का नाचना गांव। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा जिला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है? बीकानेर। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हमारे बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। टोटल कितने जिले हो गए? 5 जिले हमारे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के हैं। तो इस हिसाब से आप बता सकते हो। अब अर्ध शुष्क में कितने बचे? बाकी बचे हुए जैसे 16 में से 5 हो गए तो 11 किस में बचे? हमारे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय में बचे। सम जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यूनतम वर्षा व वनस्पति रहित क्षेत्र। लाठी सीरीज कहाँ स्थित है?
जैसलमेर में। लाठी सीरीज की लंबाई लगभग कितनी है? इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। 60 से 64 किलोमीटर के लगभग लाठी सीरीज की लंबाई मानी है इन्होंने। एक बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे 80 किलोमीटर माना था, तो आपको ये ऑप्शन भी याद रखना है। लाठी सीरीज किसके लिए प्रसिद्ध है? लाठी सीरीज मीठे पानी की जलधारा है। 2007 में किस क्षेत्र की खोज की गई? लाठी सीरीज क्षेत्र की खोज की गई। लाठी सीरीज में कौन सी घास मिलती है? सेवण घास मिलती है। इसके अलावा धामण घास मिलती है, करड़ मिलती है। चंदन नलकूप कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। चंदन नलकूप को क्या कहा जाता है? थार का घड़ा, यहाँ घड़ा है। आकलउड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। आकलउड फॉसिल पार्क में कितने वर्ष पुराने जीवाश्म हैं? पहली बात तो ये जीवाश्म कौन से? काष्ठ जीवाश्म है। कितने वर्ष पुराने? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। बाप बोल्डर किसके अवशेष है? हिमानी गोलाश्म के अवशेष है बाप बोल्डर। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पाया जाता है फलोदी, पोखरण जैसलमेर और बालोतरा के बीच। अगर मैप पे देखें तो हमारा यहाँ पे फलोदी, यहाँ पे पोखरण जैसलमेर मान लो, और यहाँ पे बालोतरा। तो जो ये ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल क्या है? हमारा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। और जो जैसलमेर है, जैसलमेर में कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज है? चांदन फील्ड फायरिंग रेंज। इसी तरह एक रेंज बीकानेर में है, बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। जो पोखरण है, पोखरण को क्या बोलते हैं? परमाणु परीक्षण स्थली। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पथरीला मरुस्थल। और पथरीला मरुस्थल को क्या बोलते हैं? अम्मादा भी बोलते हैं। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल का लगभग कितना भाग है? 41.50%। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल का कितना भाग है? बचा हुआ 58.50%। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान बांगड़ भी कहा जाता है इसको। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? पहला हम पढ़ते हैं गग्गर का मैदान, दूसरा भाग इसका जो हम पढ़ते हैं वो है शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, तीसरा भाग पढ़ते हैं इसका नागौरी उच्चभूमि, और चौथा भाग पढ़ते हैं इसका लूणी बेसिन। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। देखो जो 0 से 50 सेंटीमीटर हमें किसमें दे रखी थी? मरुस्थलीय प्रदेश में। तो अगर मैं यहाँ बीच में लाइन डालता हूँ तो 0 से 25 सेंटीमीटर तो कहाँ होती है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। और 25 से 50 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। निम्न में से कौन सा जिला अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है? गंगानगर। देखो मैंने वहाँ बताया था आपको कितने ज़िले बचे हुए थे, हमारे 11 ज़िले बचे हुए थे जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पे उन 11 ज़िलों को आप देख सकते हो खुद से लिख के। गग्गर का मैदान किन जिलों में स्थित है? गग्गर का मैदान कौन कौन से जिलों में स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? गग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन नहीं है। उपजाऊ मिट्टी तो होती है वो, उसको काठी भी कहते हैं हम,
और उसको बग्गी भी कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? नाली। शेखावटी क्षेत्र में जमीन के नीचे किसकी परतें पाई जाती है? चूना की परतें पाई जाती है। शेखावटी क्षेत्र को आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र क्यों कहा जाता है? जल चूने की परतों में बहता है यहाँ पे। शेखावटी क्षेत्र में अधिक गर्मी और सर्दी का कारण क्या है? चूने की परतें। शेखावटी में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है और इसको बांगर कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश के नाम से। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। खदर नहीं है, खादर कर लेना इसको। शेखावटी में पशु चारागाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खेत नहीं कहा जाता, कल्चर नहीं कहा जाता, बगीचा नहीं कहा जाता, मैदान नहीं, इसमें नहीं है ऑप्शन। इसको कहा जाता है बीड़। शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। तोरावाटी क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तोरावाटी पहाड़ियां। वर्षा जल संचयन के लिए बनाए गए कच्चे गड्ढों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको थोड़ा सही कर लो। शेखावटी में, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में वर्षा जल संचयन के लिए बनाए गए कच्चे गड्ढों या फिर कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। नाड़ी होती है, नाड़ी होते हैं पक्के कुएं। और सर क्या होते हैं? सर जो होते हैं शेखावटी में जो मानसून से बनने वाले तालाब होते हैं ना, उनको सर कहा जाता है। शेखावाटी में मानसून से या मानसून में बनने वाले तालाब सर कहलाते हैं। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर। इस क्षेत्र में सबसे अधिक खारा पानी कहाँ पाया मिलता है? देखो इस क्षेत्र का मतलब है नागौरी उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि में सबसे अधिक खारा पानी कहाँ मिलता है? नागौर और डिडवाना में। खारे पानी में फ्लोराइड होने से कौन सी बीमारी होती है? फ्लोरोसिस। बांका पट्टी है। बांका पट्टी होच बेल्ट, होक बेल्ट नहीं, होच बेल्ट किसे कहा जाता है? बांस पट्टी, होच बेल्ट जायल से पोखरण नहीं है दोस्तों, पुष्कर क्षेत्र। जायल से पुष्कर अजमेर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बांका पट्टी या होच बेल्ट कहा जाता है। गोडवाड़ प्रदेश किससे संबंधित है? लूनी बेसिन से। लूनी बेसिन किस प्रकार का, लूनी बेसिन किन जिलों में विस्तृत है? लूनी बेसिन पाली, बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? हमारा जोधपुर में। जालोर, इसके अलावा बालोतरा, इसके अलावा सिरोही, इन जिलों में विस्तृत है। बालोतरा जो है यहाँ पे लवणीय पादप पाए जाते हैं। लूनी नदी बालोतरा में आके कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। लूनी बेसिन किस प्रकार का मैदान है? लूनी बेसिन किस प्रकार का मैदान है? पर्वतीय नहीं है, पठारी नहीं है, नदी निर्मित नहीं है, मरुस्थलीय मैदान है। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बालोतरा सिवाना क्षेत्र में छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है। छप्पन की पहाड़ियों की संख्या कितनी है? 56। पिपलूद किसके लिए प्रसिद्ध है? पिपलूद में क्या है? मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, इसके लिए प्रसिद्ध है पिपलूद। पिपलूद को क्या कहा जाता है? पिपलूद को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का कश्मीर नहीं कहा जाता, रेगिस्तान का नकलिस्तान भी नहीं कहा जाता, मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है इसको। मरुस्थल का माउंट आबू कहा जाता है, या राजस्थान का लघु माउंट आबू।
आकलवुड फॉसिल पार्क किस युग से संबंधित है? जुरासिक युग से। बाब बोल्डर किस काल के अवशेष हैं? हिमानी काल के अवशेष हैं। हिमानी गोलाश्म के अवशेष है बाब बोल्डर, जो कि किस काल के हैं? हिमानी गोलाश्म के तो अवशेष हैं कार्बोनिफेरस काल के। बालू का स्तूप क्या होते हैं? रेत के टीले। बालू का स्तूप किससे बनते हैं? मिट्टी से। गतिशील बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ धोरियन नहीं होगा, धरियन होगा यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी, धरियन को। बालू का स्तूप के प्रकार किस आधार पर होते हैं? बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के आधार पर होते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप किस दिशा में बनते हैं? पवन के समानांतर। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को और किस नाम से जाना जाता है? रेखीय बालू का स्तूप, या फिर इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा सिवाना क्षेत्र में स्थित है। 56 की पहाड़ियों का विस्तार किस क्षेत्र तक है? मोकलसर से सिवाना तक है। 56 की पहाड़ियों की लंबाई लगभग कितनी है? 11 किलोमीटर। 56 की पहाड़ियों में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? बालोतरा। नाकोड़ा पर्वत पर कौन सा मंदिर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर। नाकोड़ा पर्वत के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा भैरव। पिपलूद बालोतरा में कौन सा मंदिर स्थित है? हल्देश्वर महादेव मंदिर। पिपलूद को किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल का आबू, मरुस्थल का माउंट आबू, या रेगिस्तान का माउंट आबू, सॉरी राजस्थान का लघु माउंट आबू। सेंदड़ा ब्यावर किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्पाकार चट्टानों के लिए। मालानी आग्नेयशिला समूह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मालानी आग्नेयशिला समूह सिवाना, बालोतरा और जालोर में पाया जाता है। मालानी शैल समूह में कौन सी चट्टानें प्रमुख हैं? मालानी शैल समूह में ग्रेनाइट और रियोलाइट चट्टान फेमस है। मालानी शैल समूह की चट्टानें किस प्रकार की होती है? ये ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, इनको आग्नेय चट्टानें भी बोलते हैं। इन पहाड़ियों का स्वरूप कैसा होता है? इनसे मतलब है मालानी। मालानी पहाड़ियों का स्वरूप कैसा होता है? गुंबदाकार या इंसलबर्ग। इंसलबर्ग का संबंध किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्र की चट्टानों से। ग्रेनाइट उद्योग किन क्षेत्रों में विकसित है? जालोर और सांचौर। आबू पर्वत मुख्यतः किससे बना है? ग्रेनाइट से। बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर में। और अगर क्वेश्चन आ जाए सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किस दिशा में बनते हैं? पवन के समानांतर। और ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? अनुदैर्घ्य जैसलमेर में मिलते हैं, जोधपुर में मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किन जिलों में पाए जाते हैं? दोस्तों ये अनुदैर्घ्य नहीं होगा, यहाँ पे अनुप्रस्थ होगा, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। अनुप्रस्थ किन जिलों में पाए जाते हैं? गंगानगर में पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं, झुंझुनू में पाए जाते हैं। इसके अलावा पुंगल, बीकानेर में पाए जाते हैं। और गंगानगर के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? सूरतगढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप किस कारण बनते हैं? झाड़ी, पेड़, पहाड़ी अवरोध के कारण। अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं?
पुष्कर और नागपाड़ अजमेर में। बरखान बालू का स्तूप का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। बरखान बालू का स्तूप की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वाधिक गतिशील होते हैं ये। और जो अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ कैसे होते हैं? सर्वाधिक स्थिर होते हैं वो। सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप होते हैं। बरखान बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में पाए जाते हैं। चूरू में कौन सी जगह है? भालेरी नाम की जगह है, वहाँ पे पाए जाते हैं। बीकानेर में लूणकरणसर में पाए जाते हैं। जोधपुर में ओशिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा सीकर में पाए जाते हैं। डिडवाना में पाए जाते हैं। बालू को स्तूपों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हवा की दिशा और गति के आधार पर और आकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। सीप बालू का स्तूप किस प्रकार के होते हैं? अनुदैर्घ्य। सीप बालू का स्तूप किस दिशा में विकसित होते हैं? हवा के समानांतर। परवलयिक बालू का स्तूप किस प्रकार बनते हैं? परवलयिक बोल दो इनको, या फिर इनको बोलते हैं हम पैराबोलिक। किस प्रकार बनते हैं ये हवा के विपरीत यू आकार। जिस तरीके, जैसे मान लो इस तरीके से हवा चल रही है तो इस तरीके से बनेंगे हवा के विपरीत यू आकार में। और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? परवलयिक। तारा बालू का स्तूप किस कारण बनते हैं? हवा की दिशा बार बार बदलने से। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र में। इसके अलावा ये गंगानगर में, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे यहाँ पे। झाड़ी या वृक्ष के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं छत्राकार या फिर सब्र काफिज या फिर नेबखा। द्यून क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे ईर्ग कर लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ईर्ग क्या होता है? ईर्ग होता है बालू का ढेर, मतलब जो रेतीला मरुस्थल होता है ना, उसको ईर्ग बोलते हैं। और सर्वाधिक ईर्ग कहाँ पे मिलते हैं? सर्वाधिक बालू के ढेर, सर्वाधिक ईर्ग कहाँ पे मिलते हैं? जैसलमेर में। हमादा किस प्रकार का मरुस्थल है? हमादा पथरीला मरुस्थल है। और हमादा कहाँ मिलता है? हमादा फलोदी में, पोखरण में और बालोतरा में। हमादा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? चट्टानें पाई जाती है हमादा क्षेत्र में। रेंग नहीं है ये। रेग किस प्रकार का मरुस्थल है? रेग किस प्रकार? मिश्रित मरुस्थल है। वहाँ पे रेतीला मरुस्थल भी पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल भी पाया जाता है। प्लाया क्या है? प्लाया खारे पानी की झीलें होती है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। प्लाया का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है और भूमि की लवणता अधिक होती है, इसलिए भूमि लवणता के कारण। रन या टाट क्या होता है? वर्षा में बनने वाला दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? रन कहलाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पे? ये भी सर्वाधिक जैसलमेर में मिलते हैं। रन या टाट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक मैंने बताया आपको भी जैसलमेर में। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण रन हैं वो कहाँ कहाँ पे? चूरू में है हमारे। चूरू में कौन कौन से हैं?
ताल छापर रण है। इसके अलावा पडियारा रण है, फलोदी में है। बाप, फलोदी जैसलमेर में है। बाघ रण, पोखरण बालोतरा में है। थोब रण, पचपदरा बाड़मेर में है। रेडाना रन, ये हमारे महत्वपूर्ण रन है। तल्ली पोखर क्या है? तल्ली और पोखर रेगिस्तान के गड्ढों में वर्षा जल जो भर जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तल्ली बोलते हैं। महतो, महतो नहीं होगा यहाँ, मरहो करना है इसको। मरहो, मरहो क्या है? मरहो उपजाऊ मिट्टी है। देखो इसको इस तरीके से समझो, कौन सी उपजाऊ मिट्टी है। जैसे मरुस्थल का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो तो कहलाता है थली, और जो नीचे गर्त में पानी भर जाता है उनको बोलते हैं अपन पलाया, पलाया झीलें। और जब यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है और वो सूख जाता है, तो ये जो पानी भरा हुआ है इसको बोलते हैं हम तली। और जब इसका पानी सूख जाता है तो पानी सूखने के बाद जो उपजाऊ मिट्टी बचती है यहाँ पे, उस उपजाऊ मिट्टी, वो उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है? मरहो कहलाती है। ठीक है। और ये इस उपजाऊ मिट्टी में जो खेती की जाती है उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। वो कौन सी कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। खड़ीन कृषि सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। माँ तो नहीं है। मरहो मिट्टी कब बनती है? मरहो मिट्टी कब बनती है? जब पानी सूखता है उसमें। बालसन क्या है? बालसन पहाड़ियों के बीच जल संचय से बनी झील क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। रोही मैदान क्या है? उपजाऊ मरुस्थलीय भूमि को क्या बोलते हैं? रोही मैदान बोलते हैं। बबूलिया क्या है? वायु का चक्रवात। राजस्थान में दूनी, ईर्ख, बालू के टीले सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसलमेर, पहले बताया मैंने आपको। हमादा, रेग, रेंग नहीं है, रेग और प्लाया किससे संबंधित है? मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। दोरी क्या है? दोस्तों दोरी नहीं है, ये थली है। थली क्या है? थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। दोरी क्षेत्र, थली क्षेत्र बोलो इसको। थली क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू। तली क्या होती है? मरुस्थल का नीचा भाग। तली क्षेत्र मरुस्थल के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। पीऊणा क्या है? विषैला सांप। पीऊणा कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। टांडा क्या है? टांडा ऑप्शन में इसने, टांडा कोई चीज़ नहीं होती दोस्तों, डांड होती है। डांड, डांड क्या होती है? बालू का स्तूप में वायु से बना गर्त, डांड कहलाता है। और एक होती है हमारी डाढ़, रन या टाट। ये क्या होती है? ये होती है लवणीय, दलदले एवं अनुपजाऊ भूमि। लवणीय भूमि, दलदलीय भूमि, जो कि कैसी होती है?
अनुपजाऊ होती है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली है? पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। राजस्थान में अरावली का विस्तार लगभग कितना है? 550 किलोमीटर। अरावली का कितना भाग राजस्थान में स्थित है? 80%। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। अरावली किन भागों में विभाजन करती है राजस्थान का? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। अरावली का मुख्य विस्तार कितने जिलों में है? 16 जिलों में। निम्न में से कौन सा जिला अरावली क्षेत्र में आता है? जयपुर। देखो अरावली क्षेत्र के जिले देखें हम तो झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, खेरतल, अलवर, जयपुर, डिडवाना, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़, यहाँ पे पाली, ये राजसमंद, सिरोही के अलावा कौन सा बचा? उदयपुर, डूंगरपुर। ये हमारे अरावली के ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में अरावली की दिशा कौन सी है? क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली की चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलते हैं तो चौड़ाई बढ़ती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे? उदयपुर में। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहाँ पे? अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही में। अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है? पुष्कर घाटी। अरावली का मध्य भाग कहाँ स्थित है? अजमेर में। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे? सिरोही में। अरावली में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिणी भाग में। अरावली का उपनाम मेरू किस संदर्भ में? भौगोलिक भाषा में। भौगोलिक भाषा में। और अगर विष्णु पुराण की बात करूँ तो विष्णु पुराण में क्या नाम है अरावली का? परिपथ। उदयपुर में अरावली को क्या कहा जाता है? उदयपुर में कहा जाता है आडावाटा। भारत का एप्लेशियन पर्वत किसको कहा जाता है? अरावली को। अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्री कैम्ब्रियन। अरावली का निर्माण किस कारण हुआ? प्लेटों के टकराव से। अरावली को विश्व की कैसी पर्वतमाला माना जाता है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। अरावली को अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है? अपर्दन के कारण, क्योंकि इसका अभी तक पानी, हवा सबके द्वारा अपर्दन होता आ रहा है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? नदियों को विभाजित करती है। अरावली किन जल तंत्रों को अलग करती है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरावली राजस्थान को किस घाटी से अलग करती है? राजस्थान को नहीं, रेगिस्तान को। रेगिस्तान को किस घाटी से अलग करती है? चंबल घाटी से अलग करती है। अरावली को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। उत्तरी अरावली में कौन सा जिला शामिल है? अलवर। अगर उत्तरी अरावली के जिलों की बात करूँ मैं तो झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, कोटपुतली है, खेरतल है और अलवर है। रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? सीकर में। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। मालखेत चोटी किस जिले में स्थित है? सीकर में। मालखेत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर। लोहारगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। लोहारगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर। भोजगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। भोजगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 997 मीटर। खो चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। बहरांच चोटी किस जिले में स्थित है? अलवर में। बहरांच चोटी की ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर। बाबाई चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में।
बाबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? 792 मीटर। बरवाड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। बरवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर। बबाई चोटी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। देखो, एक बाबाई थी वो जयपुर में थी, एक बबाई है जो झुंझुनू में है। बबाई चोटी की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर। बिलाली चोटी किस क्षेत्र में स्थित है? कोटपुतली रोड में। बिलाली चोटी की ऊंचाई कितनी है? 775 मीटर। मनोहरपुर चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। मनोहरपुर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 747 मीटर। बैराट चोटी किस क्षेत्र में स्थित है? कोटपुतली रोड में। बैराट चोटी की ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। सिरावासा चोटी किस जिले में स्थित है? अलवर में। सिरावास चोटी की ऊंचाई कितनी है? 651 मीटर। भानगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? अलवर में। भानगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 649 मीटर। जयगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। जयगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 648 मीटर। टोडगढ़ या गोरमजी चोटी किस जिले में स्थित है? ब्यावर में। टोडगढ़ या गोरमजी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। तारागढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? अजमेर में। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? अजमेर में। नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। पहाड़ों के मध्य सकरा मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा, नाल या घाट? बर दर्रा किस स्थान को जोड़ता है? ब्यावर से बर को जोड़ता है। परेरिया, पखेरिया है यहाँ पे। पखेरिया दर्रा कहाँ स्थित है? पखेरिया दर्रा ब्यावर में स्थित है। पखेरिया दर्रा किस मार्ग से संबंधित है? ब्यावर से मसूदा मार्ग से संबंधित है। शिवपुरा घाट कहाँ स्थित है? ब्यावर में। शिवपुरा घाट क्या है? दर्रा है एक। सुरा घाट दर्रा कहाँ स्थित है? ब्यावर में। गोरम घाट दर्रा कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कमली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? राजसमंद में। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली की विशेषता क्या है? इसमें क्या है? सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। दक्षिणी अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देवगढ़ से सिरोही तक। दक्षिणी अरावली किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? सिरोही में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। शेर चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। देलवाड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में। दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। जरगा चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में। अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। कुंभलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। धोनिया चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। धोनिया चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर। रघुपेश चोटी नहीं है कोई भी, ऋषिकेश चोटी होगी ये। ऋषिकेश चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही में। ऋषिकेश
ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी? 1017 मीटर। कमलनाथ चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। कमलनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी? 1001 मीटर। सज्जनगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। सायरा चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। सायरा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। लीलागढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। लीलागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर। डोरा पर्वत किस जिले में स्थित है? जालौर में। डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। नागपानी चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। नागपानी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 867 मीटर। गोगुंदा चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। गोगुंदा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। इसराना बाकर किस जिले में स्थित है? जालौर में। इसराना बाकर की ऊंचाई कितनी है? 839 मीटर। रोजा बाकर किस जिले में स्थित है? जालौर में। रोजा बाकर की ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। झाड़ोल है यहाँ पे। झाड़ोल बाकर किस जिले में स्थित है? जालौर में। झाड़ोल। झाड़ोल बाकर की ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही माउंट आबू में। गुरु शिखर को कर्नल टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस। गुरु शिखर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर पर बने मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर। दक्षिणी अरावली के दर्रे या नाल का उदाहरण कौन सा है? फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल की विशेषता क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। देवारी दर्रा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। हाथी दर्रा किस मार्ग पर स्थित है? पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर मार्ग पर। हाथी गुड़ा की नाल कहाँ स्थित है? राजसमंद कुंभलगढ़ के पास। हाथी गुड़ा की नाल किसे जोड़ती है? पाली से राजसमंद को। सोमेश्वर की नाल कहाँ स्थित है? पाली में। देसूरी की नाल कहाँ स्थित है? पाली में। गिरवा किस क्षेत्र से संबंधित है? उदयपुर से। गिरवा की विशेषता क्या है? उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियाँ। भाकर किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? तीव्र ढाल वाली। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है भाकर पहाड़ियाँ। देशहरो नहीं है यहाँ पे, देशहरो का क्षेत्र। देशहरो क्षेत्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच में। जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच में। देशहरो क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? सदाबहार हरियाली। मेवल क्षेत्र किन जिलों के मध्य स्थित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किन क्षेत्रों को अलग करती है? मेवाड़ मारवाड़। दोषी पहाड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। दोषी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर।
हर्ष की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 820 मीटर। उदयनाथ पर्वत कहाँ स्थित है? अलवर में। मालानी पहाड़ियाँ किन जिलों में स्थित है? बाड़मेर, जालोर। आडावल पर्वत कहाँ स्थित है? बूंदी में। मोडा पहाड़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। भांगरा क्या है? भांगरा नहीं है, ये मगरा। मगरा। मगरा क्या है? अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ। चंबल नदी के आसपास की ऊंच नीच स्थला आकृति को क्या कहते हैं? डांग। सर्वाधिक डांग भूमि कहाँ पाई जाती है? करौली में। करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। चंबल नदी के अपरदन से बनने वाली गहरी घाटियों को क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ क्षेत्र किन जिलों तक फैला हुआ है? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। माही बेसिन किन जिलों में फैला है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल। माही नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल का मैदान। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच कितने गांवों का समूह है? 56 गांवों का समूह है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र का मतलब है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का जो 56 गांवों का समूह है। बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़, मेवल, ब्यावड़ नहीं कहते उसको, व्याघ्रवाट कहते हैं। बनास बेसिन किससे निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित है। बनास बेसिन की ढाल किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। बनास बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बनास बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है? 280 से 500 मीटर। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा, करौली का मैदान। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अर्थात बनास बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली जिले आते हैं। एम हेरोन ने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया है? तृतीय पेनिप्लेन। इस क्षेत्र का मतलब है अपना जो बनास बेसिन है। जहाजपुर क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जहाजपुर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ये किस नाम से जाना जाता है? खेराड़ के नाम से जाना जाता है। मालपुरा टोंक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती नहीं, ये मालो प्रदेश नहीं, यहाँ पे होगा मालखेराड़। जहाजपुर क्षेत्र तो खेराड़ के नाम से और मालपुरा टोंक मालखेराड़ के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा बेसिन किन जिलों में पाया जाता है? जयपुर, दौसा, अब अलवर नहीं आएगा, इसमें डीग आ जाएगा। यहाँ पर डीग और भरतपुर, इनमें बाणगंगा बेसिन पाया जाता है। बाणगंगा बेसिन किससे निर्मित है? बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन से जिले शामिल है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली। पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? जोधपुर। पूर्वी मैदानी प्रदेश किन नदियों द्वारा निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माई। पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार की है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। पूर्वी मैदानी प्रदेश को सबसे उपजाऊ क्यों माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी के कारण। पूर्वी मैदानी प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है? खाद्यान्न का कटोरा।
पूर्वी मैदानी प्रदेश की ढाल किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। चंबल बेसिन किन जिलों में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल बेसिन का निर्माण किससे हुआ है? चंबल नदी द्वारा। चंबल बेसिन किस प्रकार का क्षेत्र है? नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र। चंबल बेसिन का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? पूर्वी मैदानी प्रदेश से। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किस पठार का भाग है? मालवा पठार का उत्तरी भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर, लगभग 500 मीटर। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती पठार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा हाड़ौती पठार का भाग है? विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि किन जिलों में फैली है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। विंध्यन कगार भूमि किस नदियों के मध्य, किन नदियों के मध्य, किसकी जगह है ना? चंबल और बनास नदियों के मध्य। विंध्यन कगार भूमि किससे निर्मित है? बलुआ पत्थर से। महान सीमा भ्रंश किसके मिलने से बना है? अरावली और विंध्याचल के मिलने से। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। दक्कन लावा पठार किन जिलों में फैला है? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सतूर। बूंदी के प्रमुख दर्रों में कौन सा शामिल है? लाखेरी दर्रा। इसके अलावा बूंदी में कौन कौन से दर्रे हैं? एक तो रामगढ़ दर्रा है, एक खटगढ़ दर्रा है, सॉरी रामगढ़ दर्रा ही कोई खटगढ़ दर्रा बोलते हैं, खटगढ़ दर्रा। इसके अलावा एक जेतावास दर्रा है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किस पर्वतमाला का विस्तार है? विंध्याचल पर्वतमाला का। शाहबाद उच्च क्षेत्र कहाँ स्थित है? बारां में। रामगढ़ बारां किसके लिए प्रसिद्ध है? उल्का पिंड से बनी झील के लिए। रामगढ़ क्रेटर को किसने मान्यता दी है? विश्व भू विरासत ने। ये डांग नहीं है, डंग गंगदर है। डंग गंगदर उच्च भूमि कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, 1360 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। उड़िया के पठार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 1360 मीटर। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर से राजसमंद के मध्य। भोराट पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ये राजस्थान का दूसरा, सेकंड नंबर का ऊंचा पठार है, सेकंड ऊंचा। भोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। आबू का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। आबू का पठार राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है? मतलब आबू का पठार राजस्थान में ऊंचाई के आधार पर कौन से नंबर पे है? तीसरा ऊंचा स्थान है इसका। आबू पठार की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा पठार की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। लसाड़िया पठार कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सलुम्बर में भी आ गया अभी है, जब से नया जिला बना है। लसाड़िया पठार किस क्षेत्र में स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व भाग में। ऊपर माल का पठार कहाँ फैला है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। ऊपर माल का पठार किसका भाग है? हाड़ौती पठार का भाग है। मानदेवरा नहीं, मानदेसरा। मानदेसरा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। भेमट नहीं, भोमट। भोमट का पठार किन क्षेत्रों में फैला है? उदयपुर, सलम्बर, डूंगरपुर, सिरोही में। भोमट पठार में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील।
सोनार दुर्ग जैसलमेर किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूप पहाड़ी पर। केला देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पर्वत है, करौली में। बेल का मगरा कहाँ स्थित है? सिरोही में। बेल के मगरे में कौन सा खनिज पाया जाता है? बेल के मगरे में पाया जाता है बॉक्साइट नहीं, ओलेस्टोनाइड। ओलेस्टोनाइड। रेल का मगरा किस जिले में स्थित है? राजसमंद में। माचला मगरा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। माचला मगरा किसके निकट स्थित है? पिछोला झील के। माचला मगरा पर कौन सा मंदिर स्थित है? मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पे राजस्थान का सेकंड रोपवे स्थापित किया गया था। रोपवे, पहला रोपवे कहाँ पे? फर्स्ट रोपवे अपना सुंदा माता मंदिर जालोर में। जालोर। मोती मगरा किस झील के निकट स्थित है? मोती मगरा नहीं, मोती मगरी किस झील के निकट स्थित है? फतेह सागर झील के निकट। जरगा और रागा पहाड़ियों जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच हरियाली वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? देश हरों का पठार। गोगुंदा हिल्स किन नदियों का उद्गम स्थल है? गोगुंदा हिल्स से आयडो बेडस नदियों का उद्गम स्थल है। बीजा मेड़ा नहीं है, बीछा मेड़ा। बीछा मेड़ा हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? सोम नदी का। खमनोर हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? बनास नदी का। कालाबूरा डोंगर नहीं है, डूंगर। कालाबूरा डूंगर कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। ये लूनी नदी की पूर्वी सीमा बनाता है। लूनी नदी की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। टोडगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। मोती डूंगरी कहाँ स्थित है? जयपुर में। जालाना डूंगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभयारण्य के लिए। ईगल हिल्स पर कौन सा किला स्थित है? जयगढ़। सेवर हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? साबी। साबी नहीं है, साबी नदी का उद्गम स्थल है। मणिहरपुर नहीं, मनोहरपुरा। मनोहरपुरा हिल्स किसका उद्गम स्थल है? ये है उद्गम स्थल मेंढा नदी, मेढ़ा नदी या मेढ़ा नदी बोलो इसको, या मेंथा नदी जो है अपनी, मेढ़ा या मेंथा नदी का उद्गम स्थल ही मनोहरपुर पहाड़ियाँ। बैराट हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? बाणगंगा। खंडेला हिल्स किस नदी का उद्गम स्थल है? कांतली। रोहिल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। कावला हिल्स किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? जीण माता। हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में। उदयनाथ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रूपारेल। बीजासन हिल्स कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और बूंदी में बीजासन माता का मंदिर है, तो कंफ्यूज मत होना। बीजासन माता का मंदिर कहाँ पे? बूंदी में। जबकि अगर बात करूँ बीजासन हिल्स की तो वो कहाँ पे? भीलवाड़ा में। गोलाकार या छप्पत पहाड़ कहाँ स्थित है? सिवाना में। 56 की पहाड़ें हैं, 56 नहीं है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? 12 में। दोहरी तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? बूंदी, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। सर्पिलाकार पहाड़ियाँ नागिल जिसको कहते हैं कहाँ स्थित है? अजमेर में। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को रिपीट करना।